वेलकम टू इंडियन रेलवे। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस वीडियो में 150 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कराया जा चुका है। ये पूरा लूसेंट का निचोड़ है। अगर आप लूसेंट आपका कंप्लीट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए रिवीजन वीडियो हो सकता है, जो आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। और ये पूरा लूसेंट का निचोड़ है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है लूसेंट से। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न, जो कि 102 प्रश्न कराया जा चुका है और 103 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो अतिरम्पक्कम से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, अतिरम्पक्कम से। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, कृषि का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो पलवरम नाम का स्थान है। ठीक है, क्या नाम है, पलवरम नाम के स्थान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजार की खोज की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस। क्या होगा, रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण का कलाकृति की खोज कहाँ हुआ था, तो पलवरम नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था, पलवरम नामक स्थान पे हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, असम में श्वेत ब्रू गिम्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कप्पी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोखे संस्कृत का संबंध किससे है। जोखे संस्कृत का संबंध किससे है, तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक सबसे बड़ी बस्ती थी। प्रश्न संख्या 111 है, भारत में किस पहाड़ से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, तो शिवालिक पहाड़ से। ठीक है, भारत में किस पहाड़ से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है, तो शिवालिक की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, भीमटेका गुफा किस काल से शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, भीमटेका गुफा किस काल के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था, तो प्रागैतिहासिक काल के लिए। किसके लिए था, प्रागैतिहासिक काल के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा से पसंद आ रहा है, इसी तरह का वीडियो चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, वह कौन भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था, तो ये कौन थे, रिजले। ठीक है, कौन थे, रिजले। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है, कैसा था, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कैसी युग थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता अधऐतिहासिक था। क्या था, अधऐतिहासिक युग। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पश्चिम में कौन सा स्थान है। सिंधु सभ्यता के पश्चिम में कौन सा स्थान है, तो ये दशक नदी के किनारे स्थित सूतकांगे डोर है। ठीक है, क्या, सूतकांगे डोर, जो कहाँ है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल का नाम क्या है, तो ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ठीक है, आलमगीरपुर किस राज्य में, तो यूपी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम क्या है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम क्या है, इसका उत्तर होगा चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा। ठीक है, मांदा वो जगह है जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के दक्षिण में प्रस्थल का नाम क्या है। सिंधु सभ्यता में दक्षिण के प्रस्थल का नाम क्या है, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए, तो इसका आंसर होगा गुजरात। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा। अगर पूरा सिंधु सभ्यता का पूछेगा, ठीक है, अगर पूरा सिंधु सभ्यता का पूछेगा तो मोहनजोदाड़ो होगा। ठीक है, अगर सिंधु सभ्यता घाटी का सिर्फ भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो क्या हो जाएगा,
राखीगढ़, ठीक है, क्या होगा राखीगढ़, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। 1963 ईस्वी में इसका खोज कौन किया गया था? तो सूरजमान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है लोथल एवं सुतकोटता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है, क्या था? लोथल एवं सुतकोटा क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला है जुते हुए खेत और नक्शेदारी ईंट का प्रयोग कहाँ का साक्ष्य मिला है, मतलब कहाँ से साक्ष्य मिला है इसका? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानघर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अगला है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक्सेल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिला है, जो उनके चारों ओर कौन से पशु विराजमान थे? ठीक है, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शैलचित्र प्राप्त हुआ था, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ था? शैलचित्र, ठीक है, शैलचित्र प्राप्त हुआ था। जो देवता था उसके चारों ओर क्या था? 4 जानवर थे, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, ठीक है। अगला प्रश्न है नृत्यकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदाड़ो से। नृत्यकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिला। मनकी बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल एवं चंदोहड़ो से, ठीक है, मनकी बनाने की कारखाना लोथल एवं चंदोहड़ो से। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो ये क्या था? दाएं से बाएं लिखा जाता था। अगला प्रश्न है लेखन कला को किसने विकसित किया था? लेखन कला को किसने विकसित किया था? तो सुमेरियन ने किया था। सुमेरियन सभ्यता ने लेखन कला को विकसित किया था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? ठीक है, तो ग्रिड पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? ठीक है, तो गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ मुख्य फसल था। अगला प्रश्न है सैंधववासी मिठास के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी से बने हल, ठीक है, क्या है? हल। हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनमाली से, ठीक है, कहाँ से मिला? बनमाली से। अगला प्रश्न है चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के दाने रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ, ठीक है, चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर और लोथल से। अगला प्रश्न है सैंधवकालीन घोड़े की अस्थि पंजर कहाँ से मिला? सैंधवकालीन मतलब सैंधवकाल में जो घोड़ा था उसका अस्थि पंजर कहाँ से मिला? कालीबंगा एवं लोथल से। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो पिग्गर ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गर ने। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। 145 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा का प्रचलन था? ठीक है, तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का सबसे अधिक प्रचलन था सिंधु सभ्यता में, वृक्ष पूजा और शिव पूजा का। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक थी। मातृदेवी मतलब मिट्टी का पूजा होता था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में कुंवर वाला साँड़ विशेष पूजनीय था। ठीक है, कुंवर वाला साँड़ जो था वो विशेष पूजनीय था। अगला प्रश्न है सैंधव समाज क्या था? मातृत्वात्मक था। अगला है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी ने खोजा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा नदी कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदाड़ो खोज रखलाल दास बनर्जी ने किया था, जो कि रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है चंदोहड़ो की खोज किसने की थी? चंदोहड़ो किस नदी पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कालीबंगन किस नदी पे बसा हुआ? तो घग्गर नदी पे। कहाँ बसा हुआ? तो घग्गर नदी पे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अगला है अग्नि पूजा की प्रथम प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। ठीक है, अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न है हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता मतलब दोनों सभ्यता थी, जलाने और दफनाने दोनों का। और हड़प्पा में क्या था? शवों को दफनाने का था। मोहनजोदाड़ो में क्या था? जलाने की सभ्यता थी।
अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण क्या था? बाढ़ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? बाढ़ था। आग में पके हुए मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आर्य। ठीक है, ये क्या होगा? आर्य है। आर्य आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, आर्यों ने मूल स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। रिपीट हो गया है। 165 में क्या है? आर्यों द्वारा निर्मित। ठीक है, ये आर्यों है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों का भाषा क्या था? तो संस्कृत था। अगला प्रश्न है ऋग वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता में सभा एवं समिति राजा के दो सलाहकार संस्था थी। अगला प्रश्न है दशराक्ष का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दशराक्ष युद्ध का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगला प्रश्न है दशराक्ष का युद्ध पुरानी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है रावी नदी का पुराना नाम क्या है? तो पुरुषनी। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुत के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या मिलता है? पुरुषुत के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। और जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहता था? उपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है चवार्क दर्शन का प्रवर्तक कौन था? चवार्क था। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि था। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन था? कपिल था। अगला प्रश्न है न्याय का प्रवर्तक कौन था? गौतम था। और पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन था? जैमिनी। उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन था? तो बद्रायन। विशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कनाद या उलुक था। ठीक है, विशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन था? कनाद या उलुक। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कनाद को। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो आगे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पूरा निचोड़ लूसेंट कराया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? ठीक है, संगीत, रथ, घुड़दौड़, धूत क्रीड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र। अगला प्रश्न है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा था, जिसे श्याम आशय कहा जाता था। तांबे को क्या कहा था? लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पनी। जो व्यापार करने दूर दूर तक जाते थे उसे पनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कौन था? तो अग्नि। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में सबसे उल्लेखित नदी कौन सा? सरस्वती। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सिंधु नदी का। अगला प्रश्न है व्यास का पुराना नाम क्या है? तो विपाशा नदी। अगला प्रश्न है चिनाव का पुराना नाम क्या है? तो अस्कनी। ठीक है, चिनाव का क्या है? अस्कनी। अगला प्रश्न है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पुरुषनी। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय थे? तो प्रजापति। अगला प्रश्न है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता था? इंद्र को। अगला प्रश्न है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता कौन स्थापित करता था? तो अग्नि। अगला प्रश्न है आंधी तूफान का देवता किसे कहा जाता था? मरुत। मरुत तो आंधी तूफान का देवता था। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा अनुष्ठान होता था? तो राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ कराया जाता था। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में
वर्ग व्यवसाय की बजाय किसके आधार पर निर्धारित होती थी? तो जन्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल से पहले क्या था? व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हल को रेखा को क्या कहा जाता था? तो सीता। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा मुद्रा की इकाई थी? तो निष्क या फिर शतमान मुद्रा इकाई थी। क्या था? निष्क या फिर शतमान मुद्रा इकाई। अगला प्रश्न है, भारत के सभी दर्शनों में से सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित थे? तो सावित्री नामक देवता को। ठीक है, किसका? सावित्री नामक देवता को। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा नगर प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया था? ठीक है, पक्की ईंट का प्रयोग किया था। तो कौशाम्बी नगर। अगला प्रश्न है, महाकाव्य की संख्या कितनी है? तो 2 है, महाभारत और रामायण। अगला प्रश्न है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कौन सा काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। अब हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगीर एवं गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली या विदेह या फिर मिथिला। ठीक है, वैशाली को विदेह भी बोला जाता है और मिथिला भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन एवं माहिष्मती। अगला प्रश्न है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो कपिलप। ठीक है, कहाँ था? कपिलय। अगला प्रश्न है, गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 227 है, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर तो ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर का तीर्थकर थे? ये 24वें और एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशूला था। अगला प्रश्न है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। अगला प्रश्न है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो अनुजा प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के भाई का क्या नाम थे? तो नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत, जिसे अर्धमगही भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अर्धमगही। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के अनुयायी को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल, जो प्रियदर्शनी के पति थे, मतलब भगवान बुद्ध का दामाद। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने घनघरों में विभाजित किया था? तो 11 घनघरों में। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? चंदना। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था और ये वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक और नया एडिशन लाने वाले बहुत जल्द। भारतीय भवन का पूरा निचोड़ लाने वाले हैं, जो कि हमारा बायो से स्टार्ट होगा। उसमें इसी तरह से 1 लाइनर होगा और एक एक क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, अगर आप एक संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने बहुत से चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और जो अभी हम ये लूसेंट करवा रहे हैं ना, जो लूसेंट करवा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी लाएंगे। 4-5 वीडियो ये कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। ठीक है, जितना वीडियो में
पहला वीडियो में एक 100 क्वेश्चन है तो 100 का ऑब्जेक्टिव, दूसरा में एक 150 क्वेश्चन है 150 का ऑब्जेक्टिव, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव चलाएंगे जिससे आपको याद हुआ। उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको कितना प्रश्न याद है, ठीक है। अगर हमारे चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का वीडियो पाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।